इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो प्रोज आप पढ़ते हो लेसन 6 का पार्ट 1। ये जो 6 लेसन है ये है वुमेन्स एजुकेशन पे। और अगर हम बात करें इससे पिछले लेसन्स की तो वो भी मैंने बनाया, तो आपको अभी जो लिंक दिख रहा है उस पर क्लिक करोगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे पिछले सभी चैप्टर के। केवल लेसन नंबर 5 मैंने अभी नहीं पढ़ाया है क्योंकि 2020-21 का जो सिलेबस आया है नया, उसमें 5वां लेसन आई एम जॉन्स हर्ट आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैंने इस साल नहीं पढ़ाया है। नेक्स्ट ईयर मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन इस साल मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब मैं 6वां लेसन डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ। 6वां लेसन का जो पहला पार्ट देखने जा रहे हैं आप, तो इसमें आपको अगर देखा जाए तो वुमेन्स एजुकेशन को लिखा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आपको पता होगा तो मुझे बताइए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हम और किस नाम से जानते हैं, या उनके बारे में कोई जानकारी अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 1-2 लाइन में, ठीक, अभी तुरंत। और क्योंकि अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फर्स्ट पैराग्राफ से, यू आर लिविंग से लेकर मोर देन दैट तक के पैराग्राफ को कवर अप करेंगे। जितने इसमें 5-4 जो भी पैराग्राफ आएगा उसको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर कुछ वर्ड्स आएंगे जो हो सकता है आपको ना आए, तो मैं उसकी वर्ड मीनिंग आपको बता रहा हूँ अभी, फिर बाद में उसका आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। तो वर्ड मीनिंग चलिए देखा जाए। पहला लिखा है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर। फिर लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। रिक्वायर्स मतलब कोई चीज़ को मांगना या ज़रूरत होना। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, प्रिय या अनुशासन किया। रिस्ट्रेन, नियंत्रित कर लिया। स्ट्रेन मतलब रिस्ट्रेन मतलब दोबारा फिर से इसको नियंत्रित कर लिया। फिर सक्सीड मतलब सफल हुआ या सफल। कंसर्न मतलब चिंतित होना या चिंतित, सिंपल। वाइड स्प्रेड बड़े पैमाने में, बोलते हैं बहुत बड़े पैमाने में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, उसको इंग्लिश में वाइड स्प्रेड कहते हैं। इंस्टीट्यूशन संस्थान। कंट्रीब्यूट योगदान, जो हम योगदान करते हैं ना, खासकर जब किसी को हम दान देते हैं तो हम बोलते हैं ना हमने कंट्रीब्यूट किया। रिकग्निशन पहचान। इंकरेजमेंट, इंकरेजमेंट मतलब बढ़ावा। फिर लिखा है एनॉक्सियस, इसको क्या बोलते हैं, चिंतित, ठीक है। इसको एनॉक्सियस के अलावा एक और तरीके से पढ़ते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन जब मैं कराऊंगा तो बताऊंगा इसको और कैसे पढ़ते हैं, ठीक। इम्पॉर्टेंट मतलब प्रदान किया। ब्लंडरिंग बड़ी भूल करना या बड़ी भूल। अनकल्चर्ड असभ्य। कल्चर्ड मतलब होता है सभ्य और अनकल्चर्ड मतलब असभ्य। स्कैटर्ड बिखरे हुए, ठीक। फिर एसेंशियल मतलब आवश्यक। अक्वायर मतलब किसी को अधिग्रहण करना, किसी को ले लेना। मेयरली केवल, केवल के लिए बोलते हैं ना ओनली, ओनली के अलावा मेयरली बोल सकते हैं। डेफिनेट निश्चित। मस्ट मतलब जरूर, बोलते हैं ना हमें ये जरूर करना चाहिए तो मस्ट यूज करते हैं। रिक्वायर्ड मतलब अपेक्षित। पर्पस मतलब उद्देश्य। अडॉप्ट मतलब होता है अपनाना, किसी को क्या करना, अपना लेना। फिर लिखा है रिलेवेंट। रिलेवेंट मतलब होता है प्रासंगिक, कोई चीज़ जो होता है वो क्या कहता है, प्रासंगिक हो जाता है। बोलते हैं ना ये इससे जुड़ा हुआ है या इससे मिला हुआ है तो हम बोलते हैं रिलेवेंट है ये। हेम, हेम मतलब होता है भजन, हम भजन खासकर करते हैं, प्रार्थना करते हैं सुबह सुबह, उसको हम हिम कहते हैं, ठीक। फिर लिखा है, फिर पीपल्स, पीपल्स मतलब होता है शिष्य। पीपल्स मतलब क्या होता है, शिष्य, इसको जिसको हम स्टूडेंट कहते हैं। एक्सेप्टेड, ठीक है, सॉरी एक्सपेक्टेड लिखा है। अपेक्षित होना मतलब पहले से आपने सोचा है कि ये होगा और वैसा ही होता है, तो बोलते हैं ना ये एक्सेप्टेड, ये एक्सपेक्टेड था, मतलब ये तो होना ही था। तो यहाँ से पढ़िए, मैं बोल क्या रहा हूँ, एक्सपेक्टेड बोल रहा हूँ, एक्सेप्टेड नहीं एक्सपेक्टेड बोल रहा हूँ। फिर कंपैशन यानी दया। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता किसी की। डिक्लाइन मतलब पतन होना यानी घटना, कम होना। एसेंशियल फिर से आया है आवश्यक। कंसिडरेटनेस यानी कि परवाह। कंसिडरेटनेस अभी हम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। परवाह करना या परवाह, सिंपल। काइंडनेस मतलब दयालुता, हम जो दया करते हैं। तो ये सब जो वर्ड है ये सब वर्ड आएगा, कहाँ आएगा, अभी हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये सब पैराग्राफ में ये सब वर्ड आएगा। तो पहले मैं इस सब वर्ड मीनिंग बता दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर अब हम बात करें, अब जा रहे हैं हम चैप्टर पे। अगर बुक है तो बुक खोल लीजिए, तभी आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं वुमेन्स एजुकेशन चैप्टर को, जिसका लिखा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आपको इनके बारे में कुछ ही पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर।
लिखा है अबाउट द ऑथर। चलिए अबाउट द ऑथर थोड़ा पढ़ते हैं, इसमें तो क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया। फ्री मतलब आज़ाद इंडिया के सेकेंड प्रेसिडेंट थे। अच्छा, सेकेंड प्रेसिडेंट ये थे, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? फ्री इंडिया। वॉज बॉर्न इन 1888। इनका जन्म 1888 में हुआ था। ही वॉज अ ग्रेट फिलोसफर एंड स्टेट्समैन। बहुत बड़े फिलोसफर भी बने थे। स्टेट्समैन मतलब कि बात हो रही है कि नेता, बहुत बड़े नेता भी थे ये। ही वॉज ऑल्सो एन इफेक्टिव स्पीकर एंड वॉल्यूमिनियस राइटर। ये बहुत ही प्रभावपूर्ण स्पीकर यानी वक्ता भी थे, और वॉल्यूमिनियस राइटर मतलब होता है, तीसरी लाइन पढ़ा रहा हूँ मैं। वॉल्यूमिनियस राइटर मतलब होता है कि बहुत सारी किताबें ये लिखते थे। ही वॉज अपॉइंटेड एज प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ये अपॉइंटेड हो यानी कि इनका जॉब लगा फिलोसफर ऑफ फिलोसफी नाम मतलब फिलोसफर बन गए, ये टीचर बन गए फिलोसफी के कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। ही ऑल्सो सर्व्ड एज द वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1939 टू 1948। 1939 से 1948 का जो समय था, इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी में है, वहाँ के ये वाइस चांसलर बने, एक तरीके से बोल सकते हैं वाइस प्रिंसिपल। आफ्टर इट ही बिकेम एन इंडियन एम्बेसडर ऑफ यूएसएसआर। तो फिर उसके बाद ये यूएसएसआर के इंडियन एम्बेसडर बने। आपको अगर नहीं पता है यूएसएसआर क्या होता है तो गूगल सर्च करिए u.s.s.r। He was elected as the President of India from 1962 to 1967। ये इलेक्टेड हुए भारत के प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट बने ये 1962 से 1967 तक। सम ऑफ हिज फेमस बुक्स, जो इनकी सब कुछ फेमस बुक थी वो क्या थे? इंडियन फिलोसफी, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, है ना, ये नाम है बुक का। ईस्टर्न रिलेशन एंड वेस्टर्न थॉट। फिर लिखा है द फिलोसफी ऑफ उपनिषद। ही डाइड इन 1975। इनका मृत्यु 1975 में हुआ था। फिलोसफी ऑफ उपनिषद नाम का एक बहुत अच्छी बुक है, और खासकर इनका इंडियन फिलोसफी, ये दोनों बुक बहुत अच्छी हैं। अगर आपको पास कभी भी टाइम मिले तो जरूर इनकी बुक ये वाली पढ़िएगा। अबाउट द लेसन, वुमेन्स एजुकेशन हैज़ बिन सेलेक्टेड फ्रॉम द बुक ट्रू नॉलेज विच वॉज पब्लिश्ड इन 1970। 1970 में क्या हुआ, मैं अबाउट द लेसन वाला पैराग्राफ्स को हाईलाइट कर दे रहा हूँ। पूरा हाईलाइट नहीं हो रहा, मैं इतना हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। लिखा है वुमेन्स एजुकेशन हैज़ बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द बुक द ट्रू नॉलेज। जो वुमेन एजुकेशन जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, ये सेलेक्ट किया गया है। ट्रू नॉलेज एक बड़ी बुक थी, बुक का एक चैप्टर जो था वो वुमेन्स एजुकेशन उसको लिया गया। वॉज पब्लिश्ड इन 1970, और ये जो ट्रू नॉलेज बुक थी ये पब्लिश हुई थी 1970 में। इट डील्स विद द एजुकेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। ये डील की मतलब ये जो बुक है इसमें बात करता है भारत के महिलाओं के एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में। अकॉर्डिंग टू द ऑथर मतलब जो लेखक है उनके हिसाब से, द चीफ एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक ह्यूमन बींग थिंक हाईली एंड एक्ट नोबली। द चीफ एम, चीफ मतलब प्रमुख, तो जो सबसे प्रमुख काम होता है एजुकेशन का, इज़ टू मेक ह्यूमन बींग थिंक हाईली। वो ये होता है कि वो ह्यूमन बींग यानी इंसानों को क्या बनाते, थोड़ा वो ऊंचा सोचें। एंड एक्ट नॉबली मतलब होता है कि जो काम करे तो बड़े ही पवित्रता वाला यानी बहुत अच्छा काम करें। यही एजुकेशन का काम होता है कि वो ऊंचा सोचे और अच्छा काम करे। यही एजुकेशन का मेन पर्पस होता है जो राइटर कहना चाह रहे हैं। तीसरी लाइन का आखिरी वाला मैं पैराग्राफ उठा रहा हूँ, मतलब सॉरी फ्रेज उठा रहा हूँ। रियल एजुकेशन गोज बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड एंड हेल्प मैन एंड वुमेन टू अंडरस्टैंड द अननोन मिस्टीरियस ऑफ दिस लाइफ। क्या लिखा है? रियल एजुकेशन जो सच्ची पढ़ाई होती है, गोज बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड। वो मटेरियल वर्ल्ड कहने का मतलब ये है कि जो सांसारिक जीवन आप देखते रहते हो, किताबें, क्वेश्चन आंसर, उसका उत्तर, ये जो देखते रहते हो आप, बुक पढ़ते रहते हो, एग्ज़ाम देते हो, उससे थोड़ा ऊपर होता है। एंड हेल्प और मदद करता है मैन एंड वुमेन, और आदमियों और औरतों को मदद करता है टू अंडरस्टैंड द अननोन मिस्टीरियस, और ये जानने में मदद करता है, समझने में मदद करता है द अननोन मिस्टीरियस ऑफ दिस लाइफ। ये जो जीवन है उसमें जो कई सारे न जाने मतलब जिसको आप जानते नहीं हो, न जाने कितने भी रहस्य है उसको आप जान सको। एंड लाइफ आफ्टरवर्ड, और जीवन कैसे उसके बाद बढ़ता है वो जान सको। ये एजुकेशन का मेन काम होता है, और ये एक तरीके से ऐसे हेल्प करता है, ये राइटर कहते हैं। इट्स मीन दैट मेंस रियल
एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ मेंस अंडरस्टैंडिंग। अगर हम बात करें कि एक आदमी की, यहाँ मेन सबके लिए आया है, ठीक है, ये नहीं कि बस ये सिर्फ क्या कहते हैं बॉयज़ यानी कि मेल के लिए है, नहीं, ये मेल फीमेल दोनों के लिए आया है। लिखा इट्स मीन द मेंस रियल एजुकेशन। ये कहता है कि जो आदमी का जो सच्चा एजुकेशन, सच्ची शिक्षा होती है, कंसिस्ट ऑफ मेंस अंडरस्टैंडिंग, ये डिपेंड करता है आदमी के अंडरस्टैंडिंग पे, समझने की क्षमता पर। अ न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया को कैसे वो समझता है। अ वर्ल्ड विच लाइज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, वो दुनिया जो बिछी हुई है, यहाँ लाइज मतलब होता है बिछी हुई हैं, स्पेस एंड टाइम, जगह और समय, ये दोनों पे ही दुनिया बिछी हुई है। या तो हम देखो, या तो हम प्रगति स्पेस में करते हैं या टाइम पे, ये दो चीज़ पे हम प्रगति करते हैं। It's instill in a man the qualities of concentration, self-control and moral strength। ये जो पढ़ाई है, कहना चाह रहे, इट आया है पढ़ाई के लिए, कि जो पढ़ाई है ये इंसान को क्या करता है, क्वालिटी उसके अंदर डाल देता है। कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता, ध्यान का वो डाल देता है। सेल्फ कंट्रोल, खुद पर, स्वयं पर अधिकार एक तरीके से हो जाना, कंट्रोल जाना, वो सिखाता है पढ़ाई हमें। एंड मोरल स्ट्रेंथ, और नैतिक ताकत हमें देता है कि भाई देखो समाज साथ हमें ऐसा करना चाहिए। ये तीन चीज़ें हमें सिखाती है कौन, एजुकेशन, ये राइटर कहना चाह रहे हैं, और यही बात वो नीचे वाले बुक में कहेंगे। ठीक, चलिए अब पढ़ा जाए एक एक पैराग्राफ। लिखा है, यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन सोशल वर्क। आप जी रहे हो उस दुनिया में, यहाँ एज मतलब है कि उस समय, तब उस समय जी रहे हो व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पर ढेर सारी अवसर हैं फॉर वुमेन, औरतों के लिए, इन सोशल वर्क। सोशल वर्क मतलब जो भी आप समाज का काम करते हो उसमें ढेर सारी अपॉर्चुनिटी, मौके हैं औरतों के लिए। पब्लिक लाइफ, सामान्य मतलब जो आम जीवन होता है उसमें। एंड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि बोल सकते हैं कि पढ़ाई लिखे वाली चीज़ में, या कानूनन रूप से, तो जो कानूनन रूप से जो चलता है, यानी कि ऑफिस आपका हो गया, तो हर चीज़ में, ऑफिस में, पब्लिक लाइफ में, और यहाँ तक कि सोशल लाइफ में, सब में औरतों का जो होता है वो अपॉर्चुनिटी है, यानी कि जो मौका है वो बहुत ज़्यादा है, हम जिस एज में जी रहे हैं। सेकेंड लाइन में लिखते हैं वो, सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड। जो समाज होता है वो चाहता है, वो रिक्वायर करता मतलब होता है चाहता है, वो वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड, एक मतलब अगर वो किसी औरतों को चाहता है कि भाई ये औरत काम करे या जीवन में आगे बढ़े, तो वो चाहता है कि जो औरत हो वो डिसिप्लिन माइंड हो, यानी कि वो एकदम एकाग्र मन की हों, कहीं भटके ना हो, एक मन में उनके जो संकल्प है उस पर वो फोकस रहें। एंड रिस्ट्रेन मैनर, और जो उनका मैनर है, जो उनका ढंग है कुछ भी करने का, वो उसको नियंत्रण कर सके, उसको काबू कर सके। ऐसा नहीं कुछ भी कर ले, गुस्सा हो जाए तो दिखाने लगे हाँ बहुत गुस्से में है, या कंट्रोल करना सीखे, लाइफ को अच्छे तरीके से जीना सीखें। वैसी महिलाओं को ज़रूरत है जो डिसिप्लिन रहे, अपने माइंड को डिसिप्लिन करें, यानी कि मन को एकाग्र करें, है ना, अनुशासन में रखें, और रिस्ट्रेन मैनर, और अपने जो भी उनके काम है, करने का तरीका है, उसको भी वो नियंत्रित करे रखें। वॉट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, आप कोई भी, अंडरटेक मतलब कोई भी आप काम ले लो, ये उदाहरण दे रहे हैं, आप कोई भी काम ले लो, यू शुड ब्रिंग इट टू एन ऑनेस्ट। आप कोई भी काम लेते हो, आपको लाना होता है, क्या लाना होता है, इट एंड ऑनेस्ट, सच्चाई लानी होती है, डिसिप्लिन माइंड, और एकाग्र मन चाहिए होता है। एकाग्र मतलब कि एक फोकस होकर आपका मन लगना चाहिए अगर आप कोई भी काम लेते हो तो। यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, तब आप सफलता पाओगे, क्योंकि आप ईमानदार हो और आप मन लगाए काम कर रहे हो, तो आप सफलता पाओगे। एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और तुम्हारे काम का वो जो तुम काम कर रहे हो उसमें तुम्हें मज़ा भी आएगा, ये कहने का मतलब है। ठीक, इसलिए कहते हैं ना, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक डिसिप्लिन और ईमानदारी रखोगे तो आपको खुद अपने आप मज़ा आएगा पढ़ने में। फिर लिखा है, एक्चुअली इन आवर कंट्री, अगर वास्तविक में देखा जाए हमारे देश में, एजुकेशन, क्या लिखा है, एक्चुअली इन आवर कंट्री एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज़ कंसर्न। अगर खासकर हम बात करें महिलाओं के एजुकेशन के बारे में, लड़कियों के एजुकेशन के बारे में, तो इज़ कंसर्न, अगर उसके बारे में अगर हम कुछ विचार करें, कुछ चिंतन करें,
इज़ नॉट वाइड स्प्रेड इनफ, वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर फैला नहीं है। ये राइटर कह रहे हैं कि अगर हम एजुकेशन की बात करें हमारे देश में, खासकर महिलाओं का, तो ये बहुत ही बड़े रूप में फैला नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रीब्यूट टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज़ वर्थी ऑफ रिकग्निशन एंड इंकरेजमेंट। देखो ये कब का लिखा हुआ है, ये लिखा गया होगा 1970। तब भारत का जो रेशियो था लिटरेसी रेट वो बहुत कम था, खासकर महिलाओं को तो बहुत कम था। अब बढ़ा है, अभी भी 70 के आसपास है। इसको और बनाना है हमें, कम से कम हमें 100 तो करना ही करना है। ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या लिखा है? हाँ, सेकेंड लाइन पढ़ रहे हैं हम, सेकेंड पैराग्राफ का। सो एवरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रीब्यूट टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल, ये कह रहे हैं राइटर कि इसलिए कोई भी संस्थान जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि जो भी योगदान दे रहा है महिलाओं, यहाँ गर्ल मतलब मैं महिला वाला बोल रहा हूँ, आप लड़की बोल सकते हो, कि लड़कियों के एजुकेशन, लड़कियों के पढ़ाई में जो भी संस्था जो भी योगदान दे रहा है, इज़ वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन, उसे क्या उसे पहचान मिलनी चाहिए, वो पहचान मिलने के लायक है। एंड इंकरेजमेंट, और बढ़ावा का हकदार है। यानी कि अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है, कोई ऐसी संस्था है जो महिलाओं यानी लड़कियों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उसको पहचान और उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, ये राइटर कर रहे हैं। तीसरी लाइन कहा जा रहा है, बट आई एम एनॉक्सियस, इसको एनॉक्सियस कहते हैं, बट आई एम एनॉक्सियस या इसको एनॉक्सियस के अलावा एनॉक्सियस भी बोलते हैं। तो बट आई एम एनॉक्सियस दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज़ इम्पार्टेड मस्ट नॉट बी ब्रॉड बट शुड ऑल्सो बी डीप। ये कह रहे हैं बट आई एम एनॉक्सियस, पर मैं चिंतित हूँ, दैट की, इस बात से वो चिंतित है। आगे लिखते हैं, द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज़ इम्पार्टेड मस्ट, जो भी एजुकेशन, जो भी पढ़ाई, जो भी शिक्षा प्रदान की जाएगी, इम्पार्टेंट मतलब होता है प्रदान किया, तो जब भी जो भी शिक्षा प्रदान की जाएगी, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वो सिर्फ चौड़ा ना हो, यानी कि सिलेबस ये ना हो कि बस 2 साल का सिलेबस एक ही साल में डाल दो, बच्चे परेशान, ऐसा ना हो, ठीक है। बट शुड ऑल्सो बी डीप, और गहरा हो, अर्थात अगर आप कोई टॉपिक किसी बच्चे के सिलेबस में डाल रहे हो तो वो थोड़ा डिटेल में हो, ताकि वो समझ सकें। ये नहीं कि बस एक ही टॉपिक लिख के निकल लो, पॉल्यूशन का बस हेडिंग डाल दो कि पॉल्यूशन ये होता है, बस निकल लो। पॉल्यूशन के बारे में जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, वैसे वैसे उसके डिटेल भी बढ़ने चाहिए, ऐसा राइटर कह रहे हैं। फिर लिखा है, वी आर लैकिंग इन डेप्थ, वो कह रहे हैं कि हम किसी बात को गहराई में समझने से लैक कर रहे हैं। लैक का मतलब कमी कर रहे हैं, मतलब उस ज़माने की बात कर रहे हैं, उस ज़माने में जो पढ़ाई होती थी उसमें कोई गहराई में जाकर नॉर्मली हर किसी टॉपिक को बात नहीं करता था। फिर लिखा है, वी में बिकम लर्नड एंड स्किल्ड, हम हो सकता है कि हम शिक्षित हो सकते हैं। यहाँ लर्न मतलब होता है शिक्षित होना, स्किल्ड मतलब कुशल, तो हम शिक्षित हो सकते हैं, कुशल हो सकते हैं। बट इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पस इन आवर लाइफ, लेकिन अगर मतलब मान लो आप पढ़ाई कर लिए, आप इंटर कर लिए, 12 कर लिए, लेकिन आप शिक्षित भी हो गए हो, आपके अंदर थोड़ा स्किल भी है, लेकिन बट इफ़ यू डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पस, लेकिन आपका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई आपका पर्पस नहीं है कि भाई 12 के बाद क्या करना है इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, आवर लाइफ देम सेल्फ बिकम ब्लाइंड, तो हमारा जीवन अंधा हो जाता है। ऐसे कई लोग होते हैं जो कहते हैं यार चलो ठीक है 12 पास करेंगे फिर देखें क्या होता है। नहीं, कम से कम थोड़ा सा पर्पस तो बना लो, कम से कम ये तो सोच लो कि भाई हाँ मुझे साइंस वाले एरिया में जाना है, मुझे कॉमर्स में जाना है, कम से कम ये तो फिक्स कर लो, एक पर्पस तो बना लो। नहीं तो अगर आप कुछ भी सीखे रहोगे, कुछ भी कुशलता आपके अंदर होगी, कोई काम की नहीं है, ठीक। आवर लाइफ देम हो गया ब्लंडरिंग एंड बिटर, हमारा जीवन जो होगा वो एकदम अंधा हो जाएगा और हम कहते थे बहुत बड़ी भूल कर देंगे हम, और कड़वा हो जाएगा, जीवन बहुत कड़वा हो जाएगा। ऐसा आप देखते होगे आपके घर में ही कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हो, मतलब आपको लगता होगा ये तो बहुत समझदार है, ये पढ़ा क्यों नहीं। तो ऐसा आपके घर में आसपास कोई ना कोई होगा जो 10 तक या 12 तक ही पढ़ा होगा, लेकिन वो बहुत समझदार होगा। तो आप उससे पूछोगे भाई ये 10 के बाद पढ़े क्यों नहीं, तो हो सकता है कि भाई उसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, लेकिन ये भी तो ये भी बहुत लोग आप सुनते हो कि नहीं मेरा मन नहीं था पढ़ने का, तो ये जो था, या मेरा कुछ करने का मन नहीं था, ये ना हो। अगर आप पढ़ना ही चाहते हो तो आप आगे पढ़ो, या तो कोई काम करो, एक पर्पस बनाओ, घर पे बैठे मत रहो, अपने पढ़ाई अपनी कुशलता को बर्बाद ना करो, ये राइटर कह रहे हैं। फिर वो आगे लिखते हैं लास्ट के
तीसरी लाइन पढ़ने जा रहा हूँ मैं। द गीता से, गीता कहती है, ये संस्कृत का वर्ड है, व्याय, ध्यान से पढ़िएगा, व्यावस्यात्मिका, ध्यान से पढ़िएगा, व्यावस्यात्मिका बुद्धि एकहा, व्याव सह, इस फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि थोड़ा संस्कृत में आपको प्रॉब्लम होगा पढ़ने में। लिखा है व्यावसायत्मिका, व्यावसायत्मिका बुद्धि एकहा। इसका मतलब क्या होता है? फॉर अ ट्रूली कल्चर्ड माइंड, एक बहुत ही सभ्य मस्तिष्क के लिए, देयर इज अ सिंगल माइंडनेस, वहाँ पर एक सिंगल माइंडनेस, यानी कि एक क्या है माइंडेडनेस, मतलब होता है एकत्र माइंड, यानी कि एक फोकस वाला दिमाग होना चाहिए आपके पास, एकत्र दिमाग आपका होना चाहिए, एकत्र मन होना चाहिए। अ डेडिकेशन टू सिंगल पर्पस, किसी एक पर्पस को लेकर आपका डेडिकेशन, आपकी बोलते हैं ना कि भाई इसका डेडिकेशन अच्छा है, संकल्प होना चाहिए आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटी, मतलब मैं ये करना चाहता हूँ, आपके अंदर एक संकल्प होना चाहिए। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, अगर हम बात करते हैं किसी अनकल्चर्ड माइंड, असभ्य दिमाग की, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन, जो पूरा जीवन है आपको वो बिखर जाएगा। फिर समझाता हूँ, फॉर द संस्कृत वाले वर्ड के आगे से, फॉर अ ट्रूली कल्चर्ड माइंड, अगर हम बात करते हैं एक सभ्य मन या सभ्य दिमाग, माइंड मतलब दिमाग भी होता है, मन भी होता है, तो दोनों बोल सकते हैं। देयर इज अ सिंगल माइंडेडनेस, अगर आपका दिमाग सभ्य होगा तब आप एकत्र होकर, मतलब एक मन लगाकर एक चीज़ पे फोकस कर सकोगे। और डेडिकेशन टू अ सिंगल पर्पस, तब आप डेडिकेट कर सकोगे, आप अपने आप को किसी एक काम को लेकर फोकस हो सकोगे। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, अगर बात करते हैं असभ्य मस्तिष्क का, असभ्य मन का, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन, जो पूरा आपका जीवन है वो बिखर जाएगा। किसमें बिखर जाएगा? इन मैनी डायरेक्शन, कई सारे डायरेक्शन में बिखर जाएगा। कभी आपका मन करेगा चलो एक जॉब खोल लेते हैं, जॉब करते हैं, चलो थोड़ा सा बैंकिंग पढ़ाई कर लेते हैं, अरे चलो थोड़ा ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, आपका दिमाग पूरा डाइवर्ट हो जाएगा, आप किसी एक चीज़ से फोकस नहीं कर पाओगे वो चीज़। इसका संस्कृत में क्या कहते हैं? बहुशाखा ह्यान तस्ता, इसका मतलब क्या होता है? बहुशाखा मतलब आपका जो जीवन है बहुत सारे शाखाओं में बिखर जाएगा, ये संस्कृत में मतलब ये है। देयरफॉर, इसलिए, इट इज़ एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है, दैट कि द एजुकेशन विच यू एक्वायर, जो एजुकेशन, जो आप पढ़ाई एक्वायर करते हैं, यानी कि जो आप अधिग्रहण करते हो, जो आप लेते हो इन दीज इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन में, जो भी संस्था में आप पढ़ रहे हो, जो भी आप शिक्षा लेते हो, शुड गिव यू नॉट मोर मेयरली लर्निंग एंड स्किल, वो केवल आपको सिर्फ पढ़ाई और कुशलता ना सिखाए, बट एंड्यो वे यू विथ अ डेफिनेट पर्पस इन लाइफ, पर आपको एंड्यो करे, मतलब आपके अंदर भरे अ डेफिनेट पर्पस इन लाइफ, एक निश्चित संकल्प आपके जीवन में भरे। यानी कि अगर आप कहीं स्कूल में पढ़ते हो तो टीचर का काम सिर्फ इतना नहीं है कि आपका कोर्स पूरा करा दे, आपको पढ़ा दे, आपको टॉपर बना दे, नहीं, उसका काम ये भी है कि आपके अंदर एक एकाग्रता लाए, एक फोकस लाए, और आपको बताए कि देखो भाई फोकस लाओ, पर्पस बनाओ, और अपना जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका मन करता है, उस पर अपना फोकस बना के काम करो। ये भी मैं भी कहता हूँ कि आप किसी एक चीज़ से फोकस बना के काम करो, आपका मन अपने आप लग जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि कहाँ गया, हाँ, तीसरी लाइन पढ़ने जा रहे हैं जो आप देख रहे हो। वॉट द पर्पस इज, क्या लक्ष्य है, क्या आपका पर्पस है, क्या आपका लक्ष्य है। यू हैव टू डिफाइन योर सेल्फ, और उसी पर्पस पे आप अपने आप को डिफाइन कर सकोगे, अपने आप को परिभाषित कर सकोगे। कई लोग ऐसे कहते हैं ना कि यार मैं बार बार सोचता हूँ कि मैं टाइम टेबल बनाता हूँ, लेकिन मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ, एक दो दिन बाद मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ। यानी कि आप अपने आप को डिफाइन कर रहे हो कि आप कोई काम अगर संकल्प लेते हो तो आप पूरा नहीं कर पाते हो। तो आपका जो परिभाषा बनता है आपके लिए वो क्या बनता है कि मैं कोई संकल्प लेता हूँ तो मैं कोई काम नहीं कर पाता हूँ, रेगुलर बेस में जो भी होता है मैं वो करता रहता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आप को डिफाइन कर सकते हो, अपने आप को परिभाषित कर सकते हो। चौथी लाइन लिखा है, इट इज़ सेड दैट, ये कहा जाता है, विद्या गिव्स यू विवेका, विवेका मतलब बुद्धि, विद्या मतलब वही होता है पढ़ाई, पढ़ाई आपको बुद्धि देती है। फिर आगे संस्कृत में ही लिखा है, विमर स्वरूपनी विद्या गिव यू अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड हेल्प यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग। संस्कृत में लिखा है विमर स्वरूपनी विद्या,
यानी विद्या जो है आपको क्या देता है, गिव्स यू अ सेंस, वो आपको एक बुद्धि देता है, एक समझ देता है ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड हेल्प यू टू अवॉइड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो ये आपको मदद करता है कि क्या सही है और आपको ये बताता है कि देखो ये अवॉइड करो, ये गलत है, ये आपको ये समझ देता है ना। जब आप पढ़ाई करते हो तो हम समझते हो कि भाई देखो किसी को मारना पीटना गलत है, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए हमें, ठीक। तो ये सब कैसे सीखे हो, ये आप पढ़ाई करके सीखे हो, आप शिक्षा लेके सीखे हो सकता है अपने मम्मी पापा से आपने कुछ सीखा होगा, आपने अपने टीचर से कुछ सीखा होगा, अपने किताबों से कुछ सीखा होगा, तभी आप ये डिसाइड कर पा रहे हो कि क्या गलत है क्या सही है ना। तो सोचो कितना हेल्प करता है ये एजुकेशन। और संस्कृत में ये बहुत साल पहले कहा गया है, लिखा है अ पर्पस विच, सॉरी गलती हो गया, नीचे से जो अंडरलाइन आप जो हाईलाइट देख रहे हो नीचे से 5वीं लाइन पर, अगर आप चौथी लाइन पर जाओगे, चौथी लाइन में पढ़ाने जा रहा हूँ, बीच से यू मस्ट ट्राई, ठीक है। मैं देख बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, यू मस्ट ट्राई से, यू मस्ट ट्राई, आपको जरूर प्रयास करना चाहिए, देयर फोर, इसलिए, टू फाइंड आउट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, आपको इस जनरेशन मतलब आप जिस जनरेशन में हो, जैसे जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1970 में लिखा था, तो हो सकता है जो 1970 में जो लोगों का विचार होगा कि भाई हम ये बनना चाहते हैं, हो सकता है 2020-21 में वो बदल गया हो, सही बात है। पहले लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन आजकल लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, है ना। मतलब जो कई सालों पहले जो अच्छा हो सकता है वो अच्छा ना हो, जैसे पहले लोग राजा बनना चाहते थे, अब कोई राजा बनना चाहता है। पहले लोग सोचते थे कि भाई एक राजा पे आक्रमण करो, उसकी प्रॉपर्टी ले लो और वहाँ के भी राजा बन जाओ, लेकिन आज देखो, आज क्या आप दूसरे वाले घर पे आक्रमण करके उसका ज़मीन ले सकते हो? लोगे तो कार्रवाई हो जाएगी। तो जो होता है वही लिखा है कि जो उस समय हो सकता है जो सालों साल पहले अच्छा हुआ होता हो, वो हो सकता है अब अच्छा ना हो, वही लिखा है, मे नॉट होल्ड गुड टुडे, वो अच्छा ना हो, इन व्यू ऑफ रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ आवर कंट्री, इन व्यू ऑफ, इस नज़र में कि रैपिडली मतलब बहुत जल्दी जल्दी बहुत तेज़ से हमारा जो कंडीशन है देश का वो बदल रहा है ना, बहुत तेज़ी से प्रगति हो रही है। जैसे आप देख सकते हो, अब जब छोटे थे तो मोबाइल इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, जब आप 3 4 5 साल के हो गए तो आपको अगर थोड़ा थोड़ा भी याद होगा, अगर आप सिर्फ 5 साल ही पहले बात कर लो, 5 साल पहले मोबाइल उतना ज़रूरी नहीं था, ज़रूरी था लेकिन उतना ज़रूरी नहीं था। आज देखो, आज मोबाइल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना। तो सोचो कैसे 5 साल में कितना चेंजेस हो गया। एंड लिखा है ऑफ द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया भी बदल रही है बहुत तेज़ी से, ये राइटर कह रहे हैं। सो द पर्पस विच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ, सो जो भी पर्पस, जो भी आप लक्ष्य, जो भी आप डिसाइड करते हो कि मुझे ये करना है, उसको आपको अडॉप्ट करना अपने लाइफ में, उसको ग्रहण करना है, अडॉप्ट मतलब तक ग्रहण करना, मस्ट बी अडेप्टेड टू द रेलेवेंट नीड टू द प्रेजेंट जनरेशन, वो जो भी आप ले रहे हो, जो भी आप सोचते हो वो रेलेवेंट हो, रेलेवेंट मतलब होता है वो उससे प्रासंगिक, उससे जुड़ा हो, यानी कि आप कुछ ही मान लो तो वो उससे जुड़ा हुआ हो, टू द रेलेवेंट नीड टू द प्रेजेंट जनरेशन, जो इस समय वर्तमान समय में चल रहा है उससे जुड़ा हुआ हो। ये नहीं कि अभी आकर देख बोल दो कि अरे मुझे राजा बनना है ना, तो पिटा जाओगे एक। तो इसीलिए सोच समझ के डिसाइड करिए, लेकिन डिसाइड जरूर करिए। अब हम लास्ट के 2 पैराग्राफ हमें पढ़ने हैं, पहले ये वाला 1 लाइन का पढ़ लेते, 2 लाइन का, फिर लास्ट वाला पढ़ेंगे। लिखा एवरी टाइम वी स्टार्ट, जब भी हम स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई चीज़ प्रारंभ करते हैं, वी यूज़ अवर, इसको हैम भी पढ़ते हैं हिम भी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। तो वी यूज़ अवर हैम एंड एंड विद सेइंग, हम अपने जो भी हमारे मंत्र होता है, जो भी हम भजन होता है अपने लिए गाते हैं, एंड और उसको अंत करते हैं विद सेइंग, ये कहते हुए शांति शांति शांति, अपने मन को शांत करते हैं। द टीचर एंड द पीपल्स मतलब होता है शिष्य, आर एक्सेप्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर, जो टीचर होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, वो हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए, मतलब ये एक तरीके से एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड मतलब अपेक्षित है कि वो एक दूसरे को हेट ना करें, तभी ये काम होगा। अगर आप सोचते हो कि ये कोई जनरेशन अच्छी हो तो टीचर बच्चे से नफरत ना करे और बच्चा टीचर से नफरत ना करे। ऐसा कई बार होता है कि टीचर अगर थोड़ा कड़क हो तो हम उससे नफरत करने लगते हैं। देखो, गुस्सा सबको आता है, मैं भी जब पढ़ता था तो मुझे भी किसी एक टीचर पे गुस्सा आता हो सकता है मुझे आता होगा, किसी दूसरे टीचर पे गुस्सा आता होगा, ठीक है, लेकिन उससे नफरत करना, उसको देखते ही गाली दे देना या उसकी कोई भी बात ना मानना, ये गलत है। हो सकता है आप उसके पढ़ाने के तरीके से खुश ना हो सकता है वो जो पढ़ाते हैं वो उससे भी खुश ना हो, या हो सकता है कि वो जिस तरह आपसे व्यवहार करते हैं वो आप ठीक ना लगे आपको,
लेकिन उससे नफरत करना आपको ये कोई हक नहीं देता है। और ठीक यही चीज़ टीचर के साथ होता है। अगर कोई बच्चा आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है, आपसे ठीक से बात नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको उसके बारे में कुछ भला बुरा सोचने लगो, उसको गलत नंबर दो, झूठ मूठ का उसका नंबर काट दो, ऐसा नहीं। हाँ, जितना ज़रूरी है, अगर वो ऐसा कुछ है उसको दंड देके आप सुधार सको तो ठीक है, लेकिन पर्सनली दुश्मनी में ऐसा ना हो। यही कह रहे हैं कि द टीचर एंड द पीपल्स आर एक्सेप्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर। एक यहाँ एक्सपेक्टेड इसलिए लगाया गया है क्योंकि कहा जा रहा है कि राइटर कहते हैं कि वो ये मानते हैं कि टीचर और जो पीपल्स यानी जो छात्र और जो टीचर हैं, मतलब शिक्षक हैं, वो एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे, ये वो एक्सेप्ट करते हैं, ये वो अपेक्षित करते हैं। ठीक, पहले से मान लेते हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा। फिर आगे लिखते हैं, ये लास्ट पैराग्राफ है इस वीडियो का। कंपैशन यानी दया, अगर हम दया की बात करें, इज द क्वालिटी विच इज़ मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन। ये जो क्वालिटी, ये जो गुण है, ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है महिलाओं में। ठीक, तो ये जो गुण है, अगर हम दया की बात करें तो ये जो गुणवत्ता है, ये जो गुण है, ये खासकर विशेष रूप से ये विशेषता होती है महिलाओं का। देन ऑफ मैन, अगर कंपेयर करें मैन से, आदमी से, तो महिलाओं में ज़्यादा होता है दया की क्वालिटी। आई रेड रिसेंटली अ बुक, मैंने, मतलब राइटर कह रहे हैं, मैंने एक किताब पढ़ी है विच स्पीक अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, जो बात करता है कि वुमेनहुड यानी कि इसको हम बोल सकते हैं और औरतत्व। औरतत्व मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना मर्दानी, मर्दानी मतलब मैनहुड। फिर ऐसे होता है विमेनहुड यानी कि बोल सकते हैं दुर्गानी, दुर्गानी बोल सकते हो, यानी कि औरतों वाला गुण। तो वो कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। ऐसी कोई किताब राइटर पढ़ेंगे तो वो ये बात कह रहे हैं। आई रेड रिसेंटली ए बुक विच स्पीक अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड। मैंने एक किताब पढ़ी जिसमें हम मतलब औरतों के अंदर जो क्वालिटी है वो कम हो रहा है। एंड से, और ये कहते हैं दैट दिस इज़ सो बिकॉज, ये इसलिए हो रहा है, देयर इज़ अ डिक्लाइन इन कंपेशन, क्योंकि दया में लोग आजकल दया कम करते हैं, इसमें कमी हो रही है, इसीलिए जो गुण है वो भी औरतों का कम हो रहा है। ठीक, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज़ कंपेशन। जो प्राकृतिक जो गुण है वुमेन का, औरतों का, वो है दया। देखते हो, हम दया करते हैं। अगर भाई गलती करते हैं तो वो ठीक है, झगड़ा करते हैं लेकिन माफ़ करते हैं। पति कुछ कहे तो वो भी सह लेते हैं। और कोई बड़ा कोई कहे तो वो भी सह लेती हैं, है ना, माफ़ कर देती हैं। नॉर्मली आप देखते हो कि जो वुमेन होती है वो माफ़ कर देती हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपेशन, अगर आपके अंदर दया नहीं है, ऐसा मैं नहीं करो कि हर चीज़ को दया करो। आपको कोई लात मारे, आपको कोई गाली दे तो आप दया करो, नहीं। लेकिन नॉर्मली वे में वुमेन ज़्यादा दया करती हैं मैन की तुलना में। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपेशन, अगर आपके अंदर दया नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, आप इंसान नहीं हो। सिंपल सी बात है। इसीलिए आप देखते होगे जो वुमेन्स होती हैं किसी जानवर को मारते हुए, काटते हुए नहीं दिख पाती हैं, इसी यही कारण है। फिर लिखा है इट इज़ देयर फॉर, इसीलिए एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, हर एक व्यक्ति के लिए ये जरूरी है, मतलब कि आवश्यक है। टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस, देखिए ये बहुत लंबा वर्ड है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कंसिडरेटनेस बोलते हैं, कंसिडरेट पहले पढ़ो फिर नेस जोड़ दो। तो हर एक व्यक्ति के अंदर एक नई क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए। डेवलप मतलब वो प्रगति करनी चाहिए। कौन सी क्वालिटी? परवाह करने की, एक दूसरे की परवाह करने की क्वालिटी होनी चाहिए। काइंडनेस, दया की क्वालिटी होनी चाहिए। एंड कंपेशन, वही काइंडनेस मतलब काइंडनेस मतलब होता है कि दयावान होना चाहिए और दया करना चाहिए। तो काइंडनेस और कंपेशन दोनों सिनोनिम्स होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। ठीक, तो हर व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटी जरूर प्रगतिशील होनी चाहिए कि भाई उसके अंदर ये क्वालिटी आ जाए कि वो एक दूसरे को जब भी देखे तो उसका परवाह करे, उस पर दया करना दया करे, और वह उस पर मतलब कि कठोरता ना करे। ठीक, काइंडनेस रखे। तो ये बात कर रहा है। आप देखते हो कि आजकल क्या होता है, कहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम क्या होता है, निकल लेते हैं। हम देखते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया फिर निकल लेते हैं। हमारे अंदर इतनी मानवता ख़त्म हो गई है। यही राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि मानवता, ये जो वुमेनहुड होता है, ये वुमेनहुड जो है, मानवता वुमेनहुड से ही आया है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। विदाउट दीज क्वालिटीज, बिना इन गुणों के, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल, हम सिर्फ ह्यूमन एनिमल हैं।
ह्यूमन बीइंग नहीं है। ह्यूमन बीइंग के मतलब क्या होता है? ह्यूमन, इंसान होना, बीइंग मतलब होता है होना, इंसान होना, ठीक है। और ह्यूमन एनिमल मतलब इंसान जैसा जानवर। अर्थात अगर हम दया नहीं दिखाएंगे, अगर हम किसी के कोई हमसे मदद मांग रहा तो हम मदद नहीं करेंगे, और अगर हम एक दूसरे को परवाह नहीं करेंगे तो हम तो जानवर हो गए। जैसे जानवर एक दूसरे की परवाह नहीं करते, वैसे ही नर पशु, जिसे संस्कृत में कहते हैं नर पशु, नॉट मोर देन दैट, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम दया और करुणा और एक दूसरे की परवाह नहीं करेंगे तो हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं हैं। चलिए, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करने वाले हैं। आपको ये पैराग्राफ अगर समझ में आ गया है पूरा वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ में जितना हो सकता है उतना मतलब शेयर ही करें, मेरे कहने का मतलब ये है। और मेरा ये टारगेट है कि कम से कम इस वीडियो को 50 लाइक मिल जाए पहले महीने के अंदर। जब से मैं अपलोड कर रहा हूँ 1 महीने के अंदर 50 लाइक मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इसको अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और साथ में कोई प्रॉब्लम हो ग्रामर से रिलेटेड या लिटरेचर से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।